Welcome back to our channel Nivi Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. 60 day चैलेंज में आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने स्पेक्ट्रो स्टार्ट किया था। स्पेक्ट्रो में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीनों स्पेक्ट्रो यानी कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, तीनों से मिला के हमारे बहुत सारे चैप्टर हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट कंटिन्यूअसली उनको डिस्कस नहीं करेंगे, बीच बीच में उनको कवर करते रहेंगे एक एक चैप्टर को। साथ में दूसरे जो हमारे चैप्टर हैं उनको भी साथ में लेते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इससे पहले एक बात देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये 4 चैप्टर हैं। हाफ ब्लॉक हमने कर ही लिया है। ये जो 4 चैप्टर हैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं चैप्टर्स का है। तो इनको तो हम करेंगे ही करेंगे एग्जाम से पहले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हमने जीओसी, स्टीरियो केमिस्ट्री, एरोमेटिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट, ये सब हमने कंप्लीट करवा रखा है। यहाँ पे यदि हमें टाइम कम मिलेगा 60 डेज चैलेंज में तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। साथ में उसके अलावा जो ऑर्गेनिक में जैसे नेम रिएक्शन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, नेम रिएक्शन यहाँ पे करवाएंगे, पेरिसाइक्लिक करवाएंगे, फोटो केमिस्ट्री यहाँ पे करवाएंगे। बाकी जो हमारे फिजिकल के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे वो यहाँ पे कंप्लीट करवा लेंगे। तो जो हमारे सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर होंगे उनको हम एग्जाम से पहले मोटा मोटी तौर पर कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलके बना हमारे मेटल, कैटायन और रिएजेंट से। मेटल, कैटायन प्लस रिएजेंट। मेटल, कैटायन और रिएजेंट से मिलके बना है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये मेटल कैटायन क्या है पहले ये देखो। मेटल कैटायन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, मैम कोई मेटल है, कैटायन यानी उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यही होगा, ठीक है। और रिएजेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, जिसके पास है लोन पेयर होने चाहिए, कंपल्सरी है। अब मेटल कैटायन को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है मेटल कैटायन, इसको हम कह सकते हैं नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब यही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। मेटल कैटायन को हम लेविस एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। मेटल कैटायन के पास है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। अब हम बात करें रिएजेंट की, तो इसके पास ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना कंपल्सरी, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो यहाँ पे होना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी भी रखे, अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको डोनेट करने की टेंडेंसी भी रखे। तो इसलिए हम कहेंगे इसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। रिएजेंट को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो हम मेटल कैटायन को कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल और रिएजेंट को कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलके बना है मेटल कैटायन और रिएजेंट से। अब हम बात करें जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, 2 4 6। क्या ये रिएजेंट की तरह बिहेव शो करेगा? ये रिएजेंट की तरह बिहेव शो नहीं करेगा। देखने से हमें लगेगा कि इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन ये होती है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ साथ उससे पहले यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा। बट यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये रिएजेंट की तरह बिहेव शो नहीं करेगा। अब हम बात करें जैसे कि नियोन। नियोन के पास तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है बट इसकी यह अभी भी रिएजेंट के साथ रिएजेंट की तरह बिहेव शो नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक है। ये हमारे मेटल की एनर्जी है, मेटल कैटायन की, और ये हमारे पास नियोन है, ये है नियोन की एनर्जी। तो नियोन की जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी मेटल कैटायन से, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा लो एनर्जी की वजह से। इसलिए नियोन भी रिएजेंट की तरह बिहेव शो नहीं करेगा। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले हम बात करें, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन देखिए इसका, CU
NH3 ठीक है, ये हमने एक कंपाउंड लिया है। अब यहाँ पे देखो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस टाइप से होगा। इसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, जितना भी पोर्शन हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स आयन, उसे हम कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा उसे हम कहेंगे काउंटर आयन। कॉम्प्लेक्स आयन को ही हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे, ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और काउंटर आयन को बोलेंगे आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर ये यहां तक। अब यहां इसकी बात करेंगे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है उनकी। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही प्रेजेंट होंगे हमारी मेटल कैटायन और लिगेंड, ये दोनों हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब ये हमारे पास कॉपर है, कॉपर मेटल है, और यहाँ पे क्या होगी मेटल कैटायन के फॉर्म में होंगी, और NH3 होगा हमारा लिगेंड। तो कॉपर यहाँ पे मेटल है, NH3 यहाँ पे लिगेंड है। अब हम बात करें 6, ये 6 नंबर क्या है? ये 6 रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर को। 6 रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर को। कोबाल्ट, इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, जो मेटल पे चार्ज आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट को। यहाँ पे हम बात करें जैसे हमें कॉपर का कैलकुलेट करना है, X प्लस अमीन हमारा क्या होगा न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे 0। क्लोरीन का क्या होता है -1 यानी कि 3 है तो -3 इज इक्वल टू 0। X होगा हमारे पास +3 तो कॉपर पे आएगा +3, और ये रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे मेटल कैटायन और लिगेंड से मिलके बना होगा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो भी क्या होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी पोर्शन है उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन, और जो बाहर होगा उसे हम कहेंगे काउंटर आयन। कॉम्प्लेक्स आयन को ही हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे, काउंटर आयन को आयनाइजेशन स्फीयर कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे बात यह है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, जो यहाँ पे ग्रुप होंगे लिगेंड के, जो लिगेंड के ग्रुप होंगे वो मेटल कैटायन से अटैच होंगे कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड की हेल्प से। कैसे होंगे देखो, सेंटर में हमारे कोई मेटल है 3+, यही है। यहां पे हमारे पास अमोनिया के 6 मोल हैं, 6 ग्रुप हैं, और ये अपने इलेक्ट्रॉन देंगे मेटल कैटायन को, ये अपने इलेक्ट्रॉन देंगे मेटल कैटायन को। फिर यहां तक है, और क्लोराइड हमारा बाहर होगा, ऐसे होगा। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि जो हमारे ग्रुप होंगे लिगेंड के वो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के थ्रू मेटल कैटायन से अटैच होंगे, उसे ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। और जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इतना जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन है वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन में, उसको ध्यान से सुना, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं होगा। ठीक है, यदि हम बात करें सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात करें, वो एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं होगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे एक्वस सॉल्यूशन में अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो डिपेंड करेगी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग पे, जो मेटल और लिगेंड के बॉन्ड है उस पे डिपेंड करेंगी हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी, ना कि सॉल्यूशन पे। एक्वस सॉल्यूशन है या फिर कोई और स्टेट है उस पे डिपेंड नहीं करेगी, वो बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जैसे कि देखो ये हमारे पास है NH3 6Cl3, ये हमने एक्वस सॉल्यूशन में लिया इसको, कॉपर NH3 6 एक्वस प्लस 3Cl नेगेटिव, यही होगा 3Cl नेगेटिव, किसमें ये भी एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि ये तो डिसोसिएट हो गया। ठीक है, बट हमने बात की थी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन, यानी कि ये वाला अब आयोनाइज नहीं होगा एक्वस सॉल्यूशन में, अभी आयोनाइज नहीं होगा। यहाँ पे कॉपर मेटल है, ये किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है
लीजेंड से, और जो ये बॉन्डिंग हो रही है, ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है वो और देख लो। मान लीजिए हमारे पास दो एलिमेंट है ए बी, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड है, अब ये वाला जो बॉन्ड है ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है या फिर कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है। हमें कैसे पता चलेगा? दिखने में दोनों के सेम बॉन्ड होते हैं। देखो, यदि दोनों ने, ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास भी इलेक्ट्रॉन, दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुए, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पे, यानी कि एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं इसने, दोनों ने ही अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी इन दोनों इलेक्ट्रॉन से मिलके, इसे तो हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन देंगे। क्लियर यहाँ तक है? बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, दूसरा एलिमेंट ऐसे होगा जिसके पास ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए बी के पास ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बट ए के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। अब बी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल दे, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है और इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट होगा बॉन्ड। जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम समझाने के लिए लिखा है, एक्चुअल में जब हम देखते हैं तो ये हमें बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे वो कोवेलेंट हो चाहे कोऑर्डिनेट हो, रिप्रेजेंटेशन हमारा एक्चुअल में ऐसा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो मेटल और लीजेंड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे लीजेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है, यहाँ पे लीजेंड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लीजेंड अपने इलेक्ट्रॉन देगा मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो अभी हमने बात की है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा या फिर हम कहें जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन होगा वो एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं होगा। इसका मतलब वो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करेगा और वो डिपेंड करेगी उसकी प्रॉपर्टी मेटल लीजेंड बॉन्डिंग पे। यहाँ तक क्लियर है? अब जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बी आयोनिक और मोलिकुलर, में बी आयोनिक और मोलिकुलर, मोलिकुलर फॉर्म में भी हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? देखो, CuNH3 6Cl3 CuCN4 क्रोमियम NH3 4Cl2। ये हमारे पास 3 कंपाउंड है। इन 3 कंपाउंड्स में देखो कौन सा मोलिकुलर होगा और कौन सा आयोनिक कंपाउंड होगा। जो यदि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही कंपाउंड गिवन है, सिर्फ और सिर्फ हमें स्क्वायर ब्रैकेट वाला गिवन है, इसका मतलब वो हमारा होगा मोलिकुलर, यानी कि ये दो तो होंगे हमारे पास मोलिकुलर कंपाउंड, मोलिकुलर होंगे। और ये जो हमारा होगा स्क्वायर ब्रैकेट भी है साथ में, यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन भी और काउंटर आयन भी है, तो वो हमारे होंगे आयोनिक कंपाउंड। और ये जो हमारा काउंटर आयन है ये रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज, सिर्फ और सिर्फ चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चार्ज को बैलेंस करेगा। इसके अलावा इन आयंस का कोई काम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और ये होगा, ये कलर बताएगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये रिस्पॉन्सिबल होगा कलर के लिए। क्लियर यहाँ तक सबको? मान लीजिए अभी तो हमने बताया कि हमारे पास था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स आयन बताया था, ये काउंटर आयन होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट दे रखे हो, ऐसे हमारा काउंटर आयन ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? देखो, CrCl4 COCN4, ये हमारे पास कंपाउंड है, इसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो उसे हमने क्या कहा था? कॉम्प्लेक्स आयन।
यानी कि काउंटर आयन तो है नहीं, काउंटर आयन वो होगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा, यहाँ पे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही है, तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन होंगे। कॉम्प्लेक्स आयन में जो फर्स्ट वाला होगा वो होगा केटायन और सेकंड वाला होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स एनायन। फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स केटायन एंड सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स एनायन। आई होप यहां तक क्लियर होगा आप सबका। अच्छा, हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने बताया था, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारे पास था कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये तो हमने डायरेक्टली देख के बता दिया था, बट जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली देख के हम बता दें कि ये कोऑर्डिनेशन हमारा है 6, ठीक है, क्योंकि लीजेंड पे डिपेंड करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर वो होंगे कि जितने डोनर एटम होंगे, जो लीजेंड हमारा क्या है, डोनर एटम, डोनर ग्रुप हो सकता है, ठीक है, तो वहां पे कितने डोनर एटम है वो हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली बता दिया 6 है। मान लीजिए हमारे पास है CuEn3 प्लस, ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हमें बताना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब क्या डायरेक्टली यहाँ से 3 देख के बता दें कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है? बिल्कुल भी नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, En हमारा बाइडेंटेड लीजेंड होगा, और बाइडेंटेड लीजेंड का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 डोनर एटम होंगे, ठीक है, 2 डोनर एटम होंगे, तो 2 × 3 यानी कि 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होगा, ना कि 3। इथाइलिन डाइअमीन का एक बार स्ट्रक्चर भी देख लो, NH2 CH2 CH2 NH2, यहाँ पे इनके पास लोन पेयर है, यहाँ पे कोई मेटल कैटायन है, इस मेटल कैटायन को ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, दोनों ने किए, यानी कि हम डोनर एटम की बात करें हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने कहा था कि यहाँ पे जो लीजेंड के कितने ग्रुप लगे हुए हैं मेटल के साथ, वो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। अब हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में डोनर एटम की बात करेंगे, ना कि सिर्फ इस ग्रुप की बात कर दी एक की, ठीक है। यहाँ पे इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन CH2 और डाइअमीन, यहाँ हम एक काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे डोनर एटम 2 है, एक ही नाइट्रोजन, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो डोनर एटम 2 हुए, तो एक En 2 डोनर एटम दे रहा हमें, तो 3 कितने देंगे, 6 देंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितनी होगी, 6 होगी। तो इस टाइप से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट करना है। अब हम बात करेंगे लीजेंड क्या है, कितने टाइप के होंगे। लीजेंड तो हमने बता दिया था, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो, एक कम से कम एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो, एक से ज्यादा हो सकते हैं, और इनके पास टेंडेंसी हो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तभी डोनेट कर पाएंगे जब इनका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो पहली कंडीशन तो ये है कि खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो, दूसरा ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन होने भी चाहिए डोनेट करने के लिए, तीसरा ये कि इसके पास टेंडेंसी होगी उन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, ना कि वो अपने पास रखे, ठीक है। वैसे ही हम कहेंगे लीजेंड को इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन से होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले हम लीजेंड्स की टाइप की बात करेंगे, तो फर्स्ट होगा मोनोडेंटेट। मोनो यानी कि 1, सिर्फ एक ही डोनर एटम हो। लीजेंड वो लीजेंड जिनमें सिर्फ एक ही डोनर एटम हो, उसे हम कहेंगे मोनोडेंटेट लीजेंड। अभी जो मोनोडेंटेट लीजेंड होंगे 3 टाइप्स के होंगे, कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल। कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल। मोनोडेंटेट वो जहां पे लीजेंड सिर्फ एक ही डोनर एटम होगा लीजेंड में, और 3 टाइप के होंगे, मोनोडेंटेट, कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल। हम बात करें कैटायनिक, NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम, ठीक है, इस टाइप का ये हमारा क्या है, लीजेंड है, हमारा मोनोडेंटेट लीजेंड है, और मोनोडेंटेट में कैटायनिक लीजेंड है। ले रहे यहाँ तक सबको। जैसे हम बात करें न्यूट्रल, न्यूट्रल के कौन कौन से होंगे, पिरिडीन, NH3 अमीन, यहाँ पे जो अमीन होगा वहां पे जो स्पेलिंग होगी उसमें डबल एम होगा, ठीक है, डबल एम होगा, सिंगल एम नहीं होगा। CO कार्बोनिल, NO
नाइट्रोसिल, O2 डाई ऑक्सीजन, N2 डाई नाइट्रोजन, PPH3 ट्राईफिनाइल फोस्फीन, PCH3 का 3 ट्राई मिथाइल फोस्फीन, AsC2H5 होल थ्राइस, ट्राई इथाइल आर्सेन, पायराजीन, PYZ से रिप्रेजेंट करेंगे पायराजीन। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, देख लेना, जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा वो होंगे हमारे न्यूट्रल लीजन। क्लियर है। अब हम बात करें एनायोनिक लीजन के बारे में। मोनोडेंटेट में एनायोनिक लीजन के बारे में बात करेंगे। तो एनायोनिक वो जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, जिनके साथ हम लगाते हैं IDE, जैसे कि क्लोराइड, हेलाइड है, जैसे कि हेलाइड है, उसमें हम क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। जब उनमें हम लीजन में लगाएंगे, लीजन में इनका नाम यूज करेंगे हम, तो वहां पे IDE का हो जाएगा, ई को रिमूव करेंगे, ओ ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आयोडो। ITE है तो भी यहाँ पे आयोडो ये हो जाएगा। जैसे हम बात करें Cl नेगेटिव, यहाँ पे नाम होगा क्लोराइडो, क्लोराइड होता है तो यहाँ पे होगा क्लोराइडो। ब्रोमाइड है वो होगा ब्रोमाइडो। O22 नेगेटिव परऑक्साइडो, O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो। O नेगेटिव ऑक्साइडो, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइडो, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, क्या होता है ये सल्फेट, तो यह क्या हो जाएगा सल्फेटो। NO3 नेगेटिव नाइट्रेट होता है नाइट्रेटो। NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, तो यहाँ पे होगा नाइट्राइटो। और हम बात करें NH2 नेगेटिव अमीडो, NH2 नेगेटिव इमिडो, N3 नेगेटिव नाइट्रिडो और N3 नेगेटिव एजिडो, ठीक है। इनके अलावा और भी हो सकते हैं SCN नेगेटिव या फिर NCS नेगेटिव, ये हम लिख सकते हैं, इन्हें हम लिखेंगे। ये हमारे पास है थायोसाइनेट, ये होता है थायोसाइनेट, और नीचे वाला होगा आइसोथायोसाइनेट। तो 8 यानी कि एटो लिखेंगे हम, तो ये होगा थायोसाइनेटो कापा S, और नीचे होगा थायोसाइनेटो कापा N, ठीक है। इनऑर्गेनिक में हम लिखेंगे इस टाइप से थायोसाइनेटो कापा S, थायोसाइनेटो कापा N। ऑर्गेनिक में हम लिखते हैं थायोसाइनेट आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हम कापा लगा देंगे, आइसो यूज नहीं करेंगे। क्लियर है। तो ये तो हमारे थे एनायनिक के मोनोडेंटेट लीजन। क्लियर यहाँ तक सबको। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं बाइडेंटेट। तो बाइडेंटेट लीजन होगा बाइडेंटेट यानी कि बाई यानी कि 2, यानी कि इन लीजन्स में 2 डोनर एटम होंगे, 2 डोनर एटम होंगे, उन्हें हम कहेंगे बाइडेंटेट लीजन। एग्जाम्पल देखो, EN का मतलब है इथाइलिन डाई अमीन, इथाइलिन डाई अमीन।
स्ट्रक्चर होगा CH2 CH2 NH2 NH2। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे कोई मेटल कैटायन है, मेटल कैटायन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डोनर एटम है। अब यहाँ पे हम बात करें, ये है कार्बन के साथ भी है, ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव शो नहीं क्यों नहीं कर रहा है? पहली बात तो ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव शो इसलिए भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए मेटल कैटायन है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो यहाँ पे 3 मेंबर रिंग होगी, और जो 3 मेंबर रिंग होगी वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्ट्रेन ज़्यादा होगा, हाई स्ट्रेन होगा, इसलिए स्टेबल नहीं होंगी। दूसरा ये भी है कि यहाँ पे कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ना कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगी यहाँ पे, वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि इसके पास वही लो एनर्जी होगी, इसीलिए यहाँ पे ये मेटल कैटायन है, मेटल कैटायन की एनर्जी यहाँ पे है तो ऑक्सीजन की एनर्जी यहाँ पे है, इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन को ये मेटल कैटायन के वैकेंट ऑर्बिटल में नहीं डाल पाएंगे। क्लियर यहाँ तक है? अब हम बात करें HCN और NCS। यहाँ पे हमारे पास सल्फर के पास भी इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं करते, बाइडेंटेट की तरह बिहेव शो क्यों नहीं करते? वही हमने बताया, 3 मेंबर रिंग होगी, 3 मेंबर रिंग की वजह से यहाँ पे हाई स्ट्रेन होगा और स्ट्रेन की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बट यहाँ पे देखो इथाइलिन डायमीन में 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमें रिंग मिल रही है 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग हमें पता है कैसी होती है, स्टेबल होती है, स्टेबल होगी, इसलिए ये हमारे यहाँ पे बाइडेंटेट लीजेंड की तरह बिहेव शो करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एक तो हमने बात की है EN की, EN हमारा इथाइलिन डाइअमीन। नेक्स्ट होगा ग्लाइसिनेटो, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे Gly-1 ग्लाइसिनेटो, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होगा NH2CH2COO नेगेटिव। यहाँ पे भी 2 डोनर एटम है, बट वो दोनों डोनर एटम डिफरेंट होंगे, एक यहाँ पे नाइट्रोजन है, एक यहाँ पे ऑक्सीजन है। जब हमने बात की थी इथाइलिन डाइअमीन की, तो वहां पे भी 2 डोनर एटम थे, पर दोनों ही नाइट्रोजन थे। यहाँ पे दोनों डोनर एटम डिफरेंट होंगे, एक नाइट्रोजन होगा, एक ऑक्सीजन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा DMG, डाई मिथाइल ग्लाइसिनेलो। क्या होगा इसका फॉर्मूला? कार्बन कार्बन डाइमिथाइल यानी कि CH3CH3, डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, ये होगा हमारा DMG। ये भी बाइडेंटेट लीजेंड की तरह बिहेव शो करेगा। नेक्स्ट होगा ACAC-1, एसिटाइल एसीटेटो, एसिटाइल एसीटोन, देखो CH3 C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, CH2 C डबल बॉन्डेड O CH3, ये होगा एसिटाइल एसीटोन। ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म से हम इसका टोटमराइजेशन करवाएंगे, टोटमराइजेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगी इसकी इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म CH3C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH डबल बॉन्ड COH CH3, ये होगा हमारा इनोल फॉर्म। टोटमराइजेशन करवाएंगे तो हमें कीटो इनोल फॉर्म मिलती है। अब इनोल से यहाँ से हम एक H+ को बाहर कर दें, यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव CH3, ये हमारे पास होगा ACAC-1, जिसे हम कहेंगे एसिटाइल एसीटेटो, ठीक है, ये होगा। और यहाँ पे ये अपने लोन पेयर, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे मेटल कैटायन होगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे हमें मिलेगी 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग हमें मिलेगी, ये भी स्टेबल होगी। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट हम बात करें बाइडेंटेट में ही DPPM, DPPM होगा हमारा बिस डाइफिनाइल फोस्फिनोमीथेन, PPH2,
नेक्स्ट होगा DPPE बेस डाइफिनाइल फोस्फिनोइथेन, इथेन। इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट होगा, ये हमारी पिरिडीन थी, ठीक है। तो यहां तक तो हमारे क्या था, मोनोडेंटेट रीजन था, वो भी न्यूट्रल वाला। अब हम जो बात करें वो है बाइडेंटेट, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाइपिरिडीन से, ठीक है। ये होगी 1 2, और इधर भी ये 1 2, तो ये हमने 1 डैश और 2 डैश मान लिया, 2 और 2 डैश बाइपिरिडीन। या फिर ये किस पोजीशन पे है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे, और ये भी किसके, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे है, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन पे भी आप देख सकते हैं। तो ये था 2 2 बाइपिरिडीन। फिर यहाँ तक हमने बात की है बाइडेंटेट लीजन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राइडेंटेट लीजन के बारे में। ट्राइडेंटेट में यानी कि यहाँ पे 3 डोनर एटम होंगे, यानी कि यहाँ पे 3 डोनर एटम होंगे। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये होगा हमारा ट्राइडेंटेट लीजन का एग्जाम्पल, ठीक है। 2, ये 2 डैश होगा, ये 2 डबल डैश होगा, 2 2 डैश 2 डबल डैश टरपिरिडीन, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं TERPY से। तो यह है ट्राइडेंटेट का एग्जाम्पल। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारे पास डाई इथाइलिन ट्राईअमीन, डाई इथाइलिन ट्राईअमीन, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस टाइप से। अभी हमने बताया था लास्ट में CH2 CH2 NH2 NH CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पे हैं 3 डोनर एटम। मेटल कैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए यहाँ पे 3 एटम है, 3 नाइट्रोजन है। ये हमारे पास होंगे डाइइथाइलिन ट्राईअमीन। एग्जाम्पल हमारे हैं ट्राइडेंटेट लीजेंड के। तो ये ट्राइडेंटेट लीजेंड होंगे और यहाँ पे कितनी रिंग बनेंगी, 1 रिंग और 2 रिंग बनेंगी। और यहाँ पे भी कितनी है, 1 और 2, 2 रिंग होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास होगा टेट्रा। नेक्स्ट है टेट्राडेंटेट, यानी कि अब हमारे पास होंगे 4 डोनर एटम। 4 डोनर एटम होंगे तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे ट्राईइथाइलिन टेट्राअमीन, ट्राईइथाइलिन टेट्राअमीन, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्राईइन से, ठीक है। NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पे हमारे पास है 4 डोनर एटम। तो यहाँ पे रिंग कितनी हुई, रिंग हुई हमारे पास है 3, 1 2 3 रिंग बनेंगी यहाँ पे। और डोनर एटम यहाँ पे 4 है, इसे हम कहेंगे टेट्राडेंटेट। एग्जाम्पल होगा हमारा ट्राईइन का। फिर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंटाडेंटेट। पेंटाडेंटेट यानी कि यहाँ पे 5 डोनर एटम होंगे, 5 डोनर एटम, ठीक है। तो इसे हम एग्जाम्पल लिखिए इसका टेट्राइन। टेट्राइन देखो NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH। कितने हुए यहाँ पे, 1 2 3 4 CH2 CH2 NH2। तो ये होंगे हमारे पास 5 डोनर एटम। मेटल कैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए यहाँ पे 5 डोनर एटम होंगे और 4 रिंग की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। क्लियर यहाँ तक सबको। इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल भी है EDTA।
इथाइलिन डायमीन ट्राई एसिटो एसिटेट, ठीक है, यहाँ पे ट्राई है और 3 माइनस होगा। जब हम बात करेंगे हेक्साडेंटेट की तो वहां पे एग्जांपल होगा EDTA 4 नेगेटिव, यहाँ पे 3 की जगह 4 माइनस होंगे, और यहाँ पे है ट्राई एसिटो एसिटेट, वहां पे टेट्रा हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? इथाइलिन डायमीन CH2 साथ में है NH और NH, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, यहाँ पे CH2COO नेगेटिव, यहाँ पे H नहीं आएगा, ये नाइट्रोजन, एक एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा N, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। दो तो हमारे पास ये होंगे डोनेट वाले, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। कितने हुए? 5 डोनर एटम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट के लिए, तो ये है EDTA 3 नेगेटिव। अब हम बात करेंगे हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट लीजेंड यानी कि यहाँ पे 6 डोनर एटम होंगे, जिसका एग्जाम्पल होगा EDTA 4 नेगेटिव, CH2 N, यहाँ पे होगा CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 डोनर एटम होंगे यहाँ पे, और 6 डोनर एटम है तो इसे हम कहेंगे हेक्साडेंटेट रीजन। क्लियर है? और इसका नाम होगा EDTA 4 नेगेटिव इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटो एसिटेट। क्लियर यहाँ तक? और पेंटा में क्या था? यहाँ पे टेट्रा की जगह ट्राई एसिटो एसिटेट था। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा है एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट का मतलब क्या होगा? एम्बीडेंटेट का मतलब है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे वो डिफरेंट डोनर एटम होंगे। एम्बीडेंटेट में जो हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करें वो डिफरेंट डोनर एटम होंगे, सेम नहीं होंगे। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि SO4 2 नेगेटिव है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। एक तो हमारे पास है ये, दूसरा हमारे पास है N, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहाँ पे है यानी कि NO2 नेगेटिव। एक ये एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो डोनर एटम होंगे दोनों ही यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन एटम है, दोनों ही डोनर एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा और एक नाइट्रोजन होगा, ये ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन। यानी कि एम्बीडेंटेट का मतलब है दोनों डोनर एटम डिफरेंट होने चाहिए। इसका मतलब एम्बीडेंटेट कौन सा होगा? ये वाला होगा, ना कि ये वाला। ये एम्बीडेंटेट नहीं है क्योंकि इसमें जो डोनर एटम होंगे दोनों सेम है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, और वहां पे NO2 नेगेटिव में एक हमारा ऑक्सीजन है, एक हमारा नाइट्रोजन है। इसका मतलब NO2 नेगेटिव हमारा एम्बीडेंटेट होगा, दोनों डोनर एटम डिफरेंट होने चाहिए। अब हम बात करें जैसे कि NO3 नेगेटिव, N डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नेगेटिव, ये हमारे पास होंगे। तो यहाँ पे दोनों डोनर एटम हमारे पास ऑक्सीजन होंगे, दोनों डोनर एटम ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये एम्बीडेंटेट नहीं है, दोनों डोनर एटम डिफरेंट होने चाहिए, इसीलिए वो एम्बीडेंटेट होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लेक्सीडेंटेट। फ्लेक्सीडेंटेट क्या होंगे? फ्लेक्सीडेंटेट वो होते हैं जो कोई एक ही लीजन की बात करें हम, ठीक है, वो मोनोडेंटेट की तरह बिहेव भी शो कर सकता है, वो बाईडेंटेट की तरह बिहेव शो कर सकता है, ठीक है। एक ही लीजन जो दोनों टाइप के बिहेव शो कर सकता हो, मोनो की तरह भी और बाई की तरह भी, उस रीजन को हम कहेंगे फ्लेक्सीडेंटेट। कैसे? देखो, जैसे हम बात करें NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव है यहां पे हमारे पास, तो यहां पे अब फ्लेक्सीडेंटेट में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे
सेम डोनर एटम है या फिर डिफरेंट डोनर एटम है। बात ये है कि मोनो की तरह बिहेव भी शो कर सकता है, बाई की तरह बिहेव शो कर सकता है, ये बात है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास दोनों ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, यहाँ पे कोई मेटल कैटायन है। अब ये किसकी तरह बिहेव शो करेगा, ये मोनो की तरह बिहेव शो करेगा या फिर बाई की तरह बिहेव शो करेगा, ये डिपेंड करेगा इस मेटल के साइज पे कि मेटल का जो साइज है वो क्या है। यदि इस मेटल का साइज स्मॉल साइज मेटल है, यदि मेटल स्मॉल साइज की है तो वहां पे ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव शो करेगा, और लार्ज साइज की मेटल है तो वहां पे वो बाइडेंटेट की तरह बिहेव शो करेगा। क्यों करेगा वो देखो, स्मॉल साइज की है तो यहाँ पे ये देखो स्मॉल है, इतनी सी है, मान लीजिए स्मॉल साइज की मेटल है। अभी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के पास आएंगे, इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा, रिपल्शन होगा, इनमें यहाँ पे स्ट्रेन आएगा, ठीक है, एंगुलर स्ट्रेन होगा, इसलिए यहाँ पे ये मोनो की तरह। यदि इसका साइज बड़ा, मान लीजिए बहुत बड़ा साइज की हमारे पास कोई मेटल है, एफ ब्लॉक में भी हमने बताया था, बाइट एंगल के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया था, वही बात है ये भी। इसलिए यदि लार्ज साइज की यहाँ पे कोई मेटल होगी तो वो बाइडेंटेट की तरह बिहेव शो करेगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे पास नहीं होंगे, रिपल्शन नहीं होगा, ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होगा, बाइट एंगल भी ज़्यादा होगा, यानी कि लार्ज साइज का होगा, इसीलिए ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव शो करेगा। तो ये होता है फ्लेक्जीडेंटेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे चिलेटिंग लीजेंड। चिलेटिंग लेजेंड क्या होगा, चिलेटिंग किलेटिंग कुछ भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। चिलेटिंग लेजेंड क्या होगा, देखो ये होता है पॉलीडेंटेट लीजेंड। पॉलीडेंटेट लीजेंड, पॉलीडेंटेट लीजेंड यानी कि इसका मतलब ये मोनोडेंटेट लीजेंड तो होंगे नहीं, उसके अलावा बाकी सारे हो सकते हैं, बाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा, जो भी है हमारे पास लीजेंड वो सब हो सकते हैं, बट मोनो नहीं होंगे। मोनो होंगे तो फिर वो पॉलीडेंटेट नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि कम से कम यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम तो होने ही होने चाहिए। चिलेटिंग लीजेंड में 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम तो होने ही होने चाहिए यहाँ पे, उसे हम कहेंगे चिलेटिंग लीजेंड। चिलेटिंग लीजेंड में होता क्या है, ये रिंग स्ट्रक्चर हमें देते हैं, रिंग की फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। चिलेटिंग लीजेंड होंगे वो रिंग की फॉर्मेशन देंगे, और जो चिलेट होंगे, जो हमारे चिलेशन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। चिलेट्स आर मोर स्टेबल देन सिंपल कॉम्प्लेक्स, सिंपल कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोडेंटेट तो होंगे नहीं। मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल कैटायन है, मेटल कैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, लीजेंड करेगा, तो यहाँ पे मोनो तो होंगे नहीं, मोनो नहीं होंगे तो उसके अलावा बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, बाकी सब हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट है यानी कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। देखो ये हमारे पास से हमने वही इथाइलिन डाइअमीन ले लिया, ये मेटल कैटायन हमारे पास। अच्छा पहले हम सिंपल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल कॉम्प्लेक्स। सिंपल कॉम्प्लेक्स यानी कि जहां पे मोनोडेंटेट लीजेंड लगे हो। मान लीजिए हमारे पास कॉपर है, NH3, ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है हमारे सारे के सारे। ये होंगे सिंपल कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करें हैं चिलेटिंग लीजेंड की। सिंपल कॉम्प्लेक्स में होंगे मोनोडेंटेट। अब हमने लगाया मेटल के साथ है इन, यानी कि यही हमने ले ली, कॉपर मेटल है हमने ली है यहाँ पे, ये हमारे पास, ठीक है। यही होगा, यही होगा ना। या फिर इसको एक बना के दिखा दे, एक वाला इरेज करके, रुक जाओ। ये होगा, यही होगा। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, और इधर ये वाला नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ये सारे स्ट्रक्चर तीनों इसी होंगे, ऐसे होंगे।
तो देखो सिंपल कॉम्प्लेक्स में क्या आपको कोई रिंग फॉर्मेशन दिख रही है? कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं है। बट यहाँ पे जैसे ही हमने मेटल कैटायन के किसके साथ बॉन्डिंग दिखाई है? बाइडेंटेट के साथ, तो हमें यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन देखने को मिली 1 2 3, यानी कि 3 रिंग की फॉर्मेशन हुई है। अब इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल हमने ये वाला कॉम्प्लेक्स बताया। ये वाला इसलिए स्टेबल है क्योंकि जब हमें यहाँ से इस वाले कॉम्प्लेक्स को हम ब्रेक करेंगे तो हमें सिंगल बॉन्ड, जैसे हम लीजन को रिमूव करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मोनोडेंटेड लीजन है, मोनोडेंटेड लीजन को हम रिमूव करेंगे तो हम मान लीजिए एक जो एमीन है इसको हमें रिमूव करना, तो सिर्फ एक सिंपल एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमें लीजन को रिमूव करना है तो यहाँ पे 2 बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। जितने ज्यादा बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है, और उतना ही ज्यादा वो बॉन्ड स्टेबल होगा, इसीलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। ये तो हमने इन लगाया था, हम डाई इन भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये कॉपर है, डाई इन क्या होगा? डाई इथाइलिन ट्राई इन, ट्राई अमीन, सॉरी, ये होगा डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। अब यहां पे देखो NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 और यहाँ पे होगा NH2। क्लियर? तो सिमिलर यहाँ पे बनेगा हमारा NH2 CH2 CH2 और यहाँ पे है NH CH2 CH2 और यहाँ होगा NH2। क्लियर? इसी टाइप से बनेगा। अब यहाँ पे हमें एक लीजन को रिमूव करना है तो हमें कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे? ये कंप्लीट है एक वाला लीजन, डाइथाइलिन ट्राइअमीन, कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे? 1 2 3 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। तो इसकी स्टेबिलिटी इससे भी ज़्यादा, ठीक है। जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, बाई से ट्राई, ट्राई से टेट्रा, टेट्रा से पेंटा पे जाएंगे, वैसे वैसे बॉन्ड कितने ज़्यादा होते जाएंगे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि उन्हें ब्रेक करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की हमें रिक्वायर होगी। क्लियर यहाँ तक सबको कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? आई होप आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो हमारे लीजेंड। अच्छा, इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि मैक्रो लीजेंड, जो हम बायो इनऑर्गेनिक में भी देखते हैं, ठीक है। मैक्रो लीजेंड होंगे जिसमें बहुत सारे आपको रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी। तो आई होप यहाँ तक लीजेंड आपको समझ आए होंगे। इसके आगे हम अब बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं वैसे यहाँ पे भी हमें IUPAC नोमेनक्लेचर करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये है, ठीक है। ये हमने बताया था कॉम्प्लेक्स आयन, ये हमारा क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर काउंटर आयन हो जाएगा। जब भी हम नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग करेंगे, उसके बाद हम काउंटर आयन की। मान लीजिए दोनों ही हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गिवन है, तो पहले हम कॉम्प्लेक्स कैटायन का नेम लिखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनायन का। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही हमें गिवन है, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया है, बट यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, कोबाल्ट की X ये हमें कैलकुलेट करनी है। NH3 हमारा एमीन होगा, यानी कि न्यूट्रल है 0, ये 3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3। मेटल कैटायन है, +3 इस पे चार्ज है, ठीक है। सॉरी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। हमें करनी इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? मेटल का हम बाद में करेंगे, पहले जो लीजेंड है उनकी हम नेमिंग करेंगे। और यहाँ पे अब 2 लीजेंड हमारे पास, एक है NH3 और एक हमारे पास है क्लोरीन। NH3 हमारा न्यूट्रल है, इसको हम लिखते हैं एमीन, इसका यही नेम है, ये है क्लोराइड, यही होगा Cn- क्लोराइड। बट यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? क्लोराइडो, इसको हम लिखते हैं क्लोराइडो। तो यहाँ पे हम पहले इनकी
अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखेंगे कि पहले कौन सा लिखेंगे। ए पहले आता तो पहले हम अमीन का लिखेंगे। तो अमीन कितने हैं यहाँ पे, ट्राई अमीन, ट्राई क्लोराइडो कोबाल्ट, और कोबाल्ट पे कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर 3, ठीक है, वो हम साथ में लिख देंगे। तो ये है इसका IUPAC नोमेनक्लेचर इस वाले कंपाउंड का। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे देखो प्लेटिनम मेटल है, यहाँ पे PY पिरिडिन, तो एक हमारे पास रीजन है पिरिडिन, सेकंड हमारे पास है Cl नेगेटिव वही क्लोराइडो। अब C पहले आएगा तो इसका नाम हम पहले लिखेंगे डाई क्लोराइडो। अब डाई पिरिडिन मत लिख देना, डाई क्लोराइडो डाई पिरिडिन नहीं आएगा, यहाँ पे बिस पिरिडिन आएगा, बिस पिरिडिन प्लेटिनम। और प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन कितना आएगा, देखो इसका हमें कैलकुलेट करना है, पिरिडिन न्यूट्रल है तो 0 होगा, -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, तो यहाँ पे आएगा 2। ऐसे हमें इनकी नेमिंग करनी है। नेक्स्ट वाला देखो, ये काउंटर कॉम्प्लेक्स आयन है, ये काउंटर आयन है, ठीक है। पहले हमें कॉम्प्लेक्स आयन का नेम लिखना है, उसके बाद हमें काउंटर का लिखना है। तो यहाँ पे हमें देखेंगे क्या है, एक ही लीजन है, एक ही है, तो हम उसका ही लिख देंगे डायरेक्टली, कितना, हेक्सा अमीन कोबाल्ट, और कोबाल्ट पे चार्ज होगा 3 क्लोराइड, अब लिखेंगे क्लोराइड। अब यहाँ पे ट्राई क्लोराइडो नहीं लिखेंगे, ट्राई क्लोराइडो को हम कब लिखते हैं, ये क्लोरिडो हेलाइडो ये सब हम लिखते हैं इससे कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रीजन है वहां पे, ठीक है। अब ये इसका काम क्या है, ये तो चार्ज को बैलेंस करेगा, अब इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे क्लोराइड। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट हम बात करें, ये वाला कंपाउंड हमारे पास है, तो यहाँ पे देखो एक तो हमारे पास ये रीजन है, ये तो कोबाल्ट है, और एक हमारे पास है ये वाला रीजन है, तो ये क्या होगा, NH3 होता है अमीन, कितने अमीन, टेट्रा अमीन, और CH3NH2 ये होगा मिथाइल अमीन, मिथाइल, यहाँ पे डबल अमीन नहीं आएगा, सिंगल एम आएगा, ठीक है, ये है मिथाइल अमीन। अब यहाँ पे देखो CH3NH2 ये है मिथाइल अमीन, CH3 होल ट्वाइस NH ये होगा डाई मिथाइल अमीन, CH3 होल थ्राइस N ये होगा ट्राई मिथाइल अमीन, ये होगी इनकी नेमिंग। ये सारे के सारे हैं न्यूट्रल रीजन, ये है न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल होंगे। तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे M है, यहाँ पे A है, तो पहले तो इसी का नाम आएगा टेट्रा अमीन। यहाँ पे अब हम डाई मिथाइल अमीन नहीं लिखेंगे, डाई मिथाइल अमीन तो ये है, ठीक है, तो यहाँ ये होगा हमारे पास है 20 मिथाइल अमीन कोबाल्ट, कितना होगा 3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 3। कैसे होगा देख लो एक बार, कोबाल्ट का हमें कैलकुलेट करना x, NH3 न्यूट्रल है 0, मिथाइल अमीन भी न्यूट्रल है 0 इज इक्वल टू +3, x होगा +3 के इक्वल, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 होगा। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट सिमिलर है इसका वही +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। अब ये होगा हमारे पास है पेंटा अमीन डाई मिथाइल अमीन कोबाल्ट, ये होगा। क्लियर है, ये हमने बताया इनकी नेमिंग। कुछ कंपाउंड और हैं उनकी भी देख लें, जैसे ये हमारे पास है, यहाँ पे लीजन होगा ये C6H6 यानी कि बेंजीन, और बेंजीन हमारे पास होगा न्यूट्रल लीजन, ये है न्यूट्रल, तो ये होगा हमारे पास है। अब ये डाई बेंजीन नहीं होगा, ये होगा बिस
बेंजीन, क्रोमियम, बिस बेंजीन क्रोमियम। क्रोमियम ना सॉरी बेंजीन हमारा क्या है, न्यूट्रल है, तो चार्ज यहाँ पे 0 रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, 0 आएगा। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे लीजेंड होंगे, एक तो हमारे पास है अमीन, नेक्स्ट हमारे पास है पिरिडीन, और नेक्स्ट हमारे पास है क्लोराइडो। तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखेंगे, पहले किसको हम लिखेंगे, ए वाले को, तो इसका नाम होगा डाई अमीन, डाई क्लोरिडो बिस पिरिडीन, बिस पिरिडीन कोबाल्ट, ठीक है, बिस पिरिडीन कोबाल्ट। अब इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें, x +0 +0 -2 = +1, x = +3, तो यहाँ पे आएगा 3। क्लियर है यहाँ तक सबको। नेक्स्ट हम बात करें, अब यहाँ पे हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स दे दिए, ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स आयन है, एक कॉम्प्लेक्स कैटायन है, एक कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो पहले कॉम्प्लेक्स कैटायन की हमें नेमिंग करनी है। अब यहाँ पे देखना, अभी तक तो हम जो मेटल थे उसका सीधा सीधा नाम लिख रहे थे, जैसे कोबाल्ट है, क्रोमियम है, तो हम सीधा सीधा लिख रहे थे। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कैटायन होंगे उनका हम, अच्छा इसका तो हम एज इट इज लिख देंगे, बट कॉम्प्लेक्स आयन का हम एज इट इज नहीं लिखेंगे। देखो ये होगा टेट्रा अमीन प्लेटिनम, टेट्रा अमीन प्लेटिनम। अब यहाँ पे टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट ये होगा टेट्रा अमीन प्लेटिनम टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मेटल का हम सीधा सीधा नाम ना लिख के यहाँ पे प्लेटिनेट 8 हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी मेटल होगी उन सभी के पीछे ATE लग जाएगा। क्लियर है। ये भी ऐसा ही है, दोनों ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है। पहले हम कॉम्प्लेक्स कैटायन का लिखेंगे, टेट्रा अमीन डाई क्लोरोप्लेटिनम, वो उसका होगा टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट। अब यहाँ पे देखो इस वाले कंपाउंड का नाम, यहाँ पे हमारे पास ये ब्रिज लीजेंड के दिए हैं। ब्रिज लीजेंड हमने बताया नहीं, एक बार देख लो। ब्रिज लीजेंड, यहाँ पे जो लीजेंड होगा, जो लीजेंड की तरह बिहेव शो करे, लीजेंड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो यहाँ पे जो लीजेंड होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उस लीजेंड के पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। अभी हम कह रहे थे एक हो सकता है और एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट यहाँ पे कम से कम 2 होने चाहिए। कोई लीजेंड है हमारे पास, उसके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो होने ही होने चाहिए। क्लियर है। तभी यहाँ पे क्या करेगा, ये ब्रिज लीजेंड कहलाएगा। और ये क्या करेगा, 2 मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 2 मेटल होंगे और उन 2 मेटल को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको। एक इधर ये कोई मेटल कैटायन है और एक इधर कोई मेटल कैटायन है, उसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे होने ही होने चाहिए। या हम कह सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन तो ये डोनेट करेगा ही करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसी एक मेटल के साथ ये 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, बट दूसरी मेटल के साथ फिर इसे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करनी होगी। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पे होगा हमारे पास, इसका हमें नेमिंग करनी है। नेमिंग कैसे करेंगे, एक तो हमारे पास ये वाला है मेटल के साथ लीजेंड, एक इधर है मेटल के साथ लीजेंड, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, लीजेंड, और ये होंगे ब्रिज लीजेंड। यहाँ पे ऑक्सीजन और सॉरी क्या है, हाइड्रोक्सीडो, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सीडो क्या करेगा, इस कोबाल्ट को भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस कोबाल्ट मेटल को भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सिमिलर हमारा NH2 होगा, ये इसके साथ भी बॉन्डिंग कर रहा है, इसके साथ भी बॉन्डिंग कर रहा है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे हम, इसकी कई टाइप से नेमिंग कर सकते हैं, सारे देख लो एक बार आप। एक
एक तो हम इसे लिख सकते हैं टेट्रा अमीन कोबाल्ट म्यू हाइड्रोक्सिडो, पहले अमीनो आएगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, पहले म्यू अमीनो म्यू हाइड्रोक्सिडो टेट्रा अमीन कोबाल्ट, ठीक है, ये होगा। दूसरा हम लिख सकते हैं म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सिडो बिस टेट्रा अमीन कोबाल्ट, ये हम लिख सकते हैं। थर्ड हम इसका नेम लिख सकते हैं म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सिडो ओक्टा अमीन डाई कोबाल्ट, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इनकी नेमिंग। ऑप्शन में जो हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग उसको टिक कर देंगे, बट ध्यान रखना जैसे जो हमारे ब्रिज लिगेंड यदि गिवन हो तो उसकी नेमिंग हम इस टाइप से कर देंगे। क्लियर है, तीनों ही करेक्ट है यहाँ पे, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनको हम देख लेंगे कौन सा हमारा ठीक होगा। क्लियर, ये हमने बात की IUPAC के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब थियरी के बारे में। थियरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस के जो हमारे कॉम्प्लेक्स होंगे, जो कंपाउंड होगा, उनकी थियरी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मेनली हमारे पास 4 टाइप की थियरी हैं। 4 टाइप की कौन कौन सी है देखो। फर्स्ट हो गया हमारे पास वर्नर थियरी, सेकेंड होगी VBT, थर्ड CFT एंड फोर्थ होगी MOT, ठीक है। जब हम कॉम्प्लेक्स की थियरी के बारे में बात करेंगे वो 4 टाइप की थियरी होंगी। वर्नर थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी, MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्नर थियरी के बारे में। वर्नर थियरी क्या है वो देखो। वर्नर थियरी, वर्नर थियरी यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स होंगे उसको हम, जितने भी कॉम्प्लेक्स है उन कॉम्प्लेक्स को हम क्या करेंगे, 2 टाइप की वैलेंसी होगी। जितने भी कॉम्प्लेक्स है उन सब की पास 2 टाइप की वैलेंसी होगी और हमें वो वैलेंसी ही डिस्कस करनी है। 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, 2 टाइप की वैलेंसी होगी। कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसकी। सबसे पहले हम बात करें प्राइमरी वैलेंसी क्या है। प्राइमरी वैलेंसी ये डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उस पर डिपेंड करेगी हमारी प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी डिपेंड करेगी कोऑर्डिनेशन नंबर, डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लीजेंड, या फिर हम कहें CN ऑफ लीजेंड। जो लीजेंड के कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो हमने बता दिए थे, उन पे डिपेंड करेगी हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। नेक्स्ट हम बात करें तो ये होगा नॉन डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होगा और सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल, जिसके पास डायरेक्शन होगी कोई। ये होंगे हमारे पास आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होंगी बट सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आता है, +1 +2 कुछ भी आ सकता है, यानी कि N+
पॉजिटिव कैटायन की फॉर्म में है, कैटायन की फॉर्म में है तो इसे सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए, इसे एनायन चाहिए, तो ये सेटिस्फाई होगा सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लीजन, नेगेटिव लीजन के साथ सेटिस्फाई करेगा। जो हमारे सेकेंडरी वैलेंसी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, मान लीजिए हम बात करें मोनोडेंटेट की, मोनोडेंटेट में क्या हो सकते हैं हमारे पास मेनली कौन कौन से होंगे, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे क्या, लीजन, लीजन हमारे क्या होंगे, जैसे कि मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट में कैटायनिक, एनायन और न्यूट्रल ये हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे ये सेटिस्फाई होंगे, सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल और नेगेटिव लीजन, ये सिर्फ नेगेटिव लीजन से सेटिस्फाई होंगे, ये न्यूट्रल से भी और नेगेटिव लीजन दोनों से ही सेटिस्फाई होंगे। प्राइमरी वैलेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डैश लाइन से, बट सेकेंडरी को हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लाइन से। क्लियर है यहाँ तक सबको? प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगी, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पे, सेकेंडरी डिपेंड करेगी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ रीजन पे, ये नॉन डायरेक्शनल होगी, आयनाइजेबल होगी, सेटिस्फाई बाय नेगेटिव रीजन होगी, रिप्रेजेंट करेंगे डैश लाइन से, ये डायरेक्शनल होगी, नॉन आयनाइजेबल होगी, सेटिस्फाई बाय न्यूट्रल एंड नेगेटिव लीजन एंड रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लाइन से। क्लियर यहाँ तक सबको? इसके एग्जांपल देखेंगे, वहां से आपको और क्लैरिटी मिलेगी। देखो फर्स्ट एग्जांपल है CrNH3 Cl3, CrNH3 Cl3, ये हमारे पास कंपाउंड है जिसका येलो कलर होगा, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा। देखो ये हमने बताया था रिस्पॉन्सिबल होता है कलर चार्ज के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज, और ये रिस्पॉन्सिबल होगा कलर के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये हमारे येलो कलर का होगा। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, x + 0 - 3 = 0, यानी कि x होगा हमारे पास +3, और यहाँ पे चार्ज किसके वजह से चार्ज जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है क्लोरीन की वजह से। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 है, इसका मतलब यहाँ पे 3 डॉटेड लाइन कहीं या फिर डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे हम 3 एलिमेंट्स को, और वो होंगे क्लोरीन, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है चार्ज के लिए। अब हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 6 है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। लीजन के जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं उन्हीं की हम बात करते हैं, और हमने इनको रिप्रेजेंट किया था सॉलिड लाइन से, तो यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, तो इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लाइन से, क्रोमियम। और यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही लेंगे। यदि हम मान लीजिए हम क्लोरीन को अंदर लेके आए, तो क्लोरीन को हम अंदर नहीं लेके आ सकते हैं। क्यों नहीं लेके आ सकते, उसका रीजन ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यदि इससे एक भी ज्यादा रीजन को हम अंदर लेके आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, 6 से ज्यादा हो जाएगी, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रिपल्शन होगा, इसीलिए कोऑर्डिनेशन 6 सबसे ज्यादा स्टेबल है। मैक्सिमम हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक ही बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा था। सेकेंडरी वैलेंसी को हम किससे कैसे लिखेंगे, सॉलिड लाइन से, तो हमने लिख दिए सॉलिड लाइन से, ये है NH3 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 और NH3, ठीक है। और हमारे क्लोरीन है, क्लोरीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे डैश लाइन से, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। क्लियर है? ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होगा वो येलो कलर का होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल CrNH3 5Cl2, जिसका कलर होगा पर्पल, पर्पल कलर का होगा ये कॉम्प्लेक्स हमारा। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्लोरीन होगा
अब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया ये, ठीक है। अब ये वाला जो क्लोरीन है, हमने क्या बताया था, जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन कर रहा था, नेगेटिव लीजेंड, बट सेकेंडरी को न्यूट्रल और नेगेटिव दोनों ही। तो नेगेटिव वाले हैं जो लीजेंड, वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है। जो नेगेटिव लीजेंड होगी वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस टाइप का हमें कुछ मिल जाए कि जो कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया वो दोनों टाइप के बिहेव शो कर रहा है, वो प्राइमरी को भी वो कर रहा है। देखो इसकी वजह से जो हमारा क्लोरीन है, इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा। कैसे निकलेगा, जैसे ये एक्स, मान लिया हमने ये न्यूट्रल है 0, ये कितना होगा -1, ये कितना होगा -2 इज इक्वल टू 0, एक्स होगा +3 होगा, ये होगा +3। अब हम बात करें, अभी इसने देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हेल्प की है। अब हम बात करेंगे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन के नंबर कितना 5 और एक 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वहां पे भी इसको काउंट किया गया है, दोनों जगह इसका यूज किया गया है। अब दोनों जगह जिसका यूज किया गया है वो दोनों कंडीशन को ही फुलफिल करेगा, दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इस एक देखो इन दोनों क्लोरीन को तो हम रिप्रेजेंट करेंगे डैश लाइन से, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लाइन से, बट इस क्लोरीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड और डैश दोनों लाइन से। क्लियर है। देखो इसका स्ट्रक्चर होगा ये NH3 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 NH3, यह है क्लोरीन जो रिप्रेजेंट करेगा दोनों को, ठीक है। साथ में एक हमारे पास ये क्लोरीन है और एक हमारे पास है ये क्लोरीन है। ये होगा इस कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वर्नर थियरी, ठीक है, और जिसका कलर होगा पर्पल। क्लियर है। नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात करें, नेक्स्ट होगा हमारे पास है CrH2O का 4Cl2Cl। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये हमारे पास है वाटर, अमीन लिखे, हम अमीन की बात कर रहे थे, NH3 का 4। सबसे पहले यदि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी हो तो x + 0 - 2 - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। यह है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमें बात करनी है कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 + 2 यानी कि 6। ये दोनों क्लोरीन इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी को भी यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट को भी, और कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए इस क्लोरीन को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड प्लस से डैश लाइन से, और ये जो रीजन हमारे पास है इसको हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम करेंगे इसको सॉलिड से, इसको डैश से। स्ट्रक्चर होगा क्रोमियम NH3 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 NH3, यहाँ होगा क्लोरीन, यहाँ होगा क्लोरीन और एक क्लोरीन होगा ये वाला। ये सिर्फ और सिर्फ है डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका कलर होगा वॉयलेट कलर, वॉयलेट इन कलर। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स होगा CrNH3 का होल थ्राइस Cl3। अब हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि काउंटर आयन यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है यहाँ पे, देखो ये जो तीनों क्लोरीन है ये ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों को ही सेटिस्फाई, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ही सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस टाइप से, और ये सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को, तो इसलिए हम इसे करेंगे सॉलिड लाइन से। तो इसका स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से NH3 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 Cl Cl Cl, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। और इसका जो कलर होगा वो होगा ब्लू कलर। इस कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होगा, सॉरी कलर होगा, वो होगा ब्लू कलर। ये थी हमारी वर्नर थियरी। अब इसके कुछ एविडेंस होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे। देखो हर थियरी की कुछ ना कुछ लिमिटेशन रही होगी, तभी
नेक्स्ट वाली थियरी आई है, तो वर्नर थियरी की भी कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर रही होगी, तभी हमारी आगे की वैलेंस बॉन्ड थियरी है। वैलेंस बॉन्ड थियरी आई, उसकी भी कुछ लिमिटेशन रही होंगी, तभी उससे आगे वाली हमारी थियरी आई होगी क्रिस्टल फील्ड थियरी। बट इसके कुछ एविडेंस है जो इसके फेवर में है, वर्नर थियरी के फेवर में। तो उन एविडेंस के बारे में हम पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, सबसे पहले है हमारे पास है, चलो, एविडेंस इन फेवर ऑफ वर्नर्स थियरी। फर्स्ट एविडेंस होगा प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन। अभी हमने वर्नर थियरी में जो मेन एग्जांपल ले रखे थे वो थे Cr क्रोमियम, आई मीन 6Cl3 प्लस AgNO3। देखो यहाँ से ये हमारे दोनों एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये आयोनाइज होंगे। ठीक है, इन्हें आयोनाइज करेंगे तो हमें मिलेंगे Ag++3NO3 नेगेटिव। यहाँ से Cr क्रोमियम NH3 6 3++3Cl नेगेटिव, ये होंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे एक्वस सॉल्यूशन में ही है। अब इसका फर्दर ये आयोनाइज नहीं होगा फर्दर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, AgCl मिलके हमें क्या देंगे, प्रेसिपिटेट देंगे, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी देंगे हमें AgCl। क्लियर है यहाँ पे? तो AgCl यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट देंगे। ये तो हमने Cl का लिया है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे CrNH3 6 और यहाँ पे हमारे पास होता, चलो Cl3 है, साथ में इसके हम रिएक्शन करवा रहे हैं BaSO4 के, BaCl2 के साथ हम रिएक्शन करवाएं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कोई पीपीटी देगा, क्या यहाँ पे कोई पीपीटी देगा? ये Ba2 पॉजिटिव यहाँ पे क्लोरीन के साथ पीपीटी नहीं देगा, Ba यानी कि बेरियम सल्फेट के साथ पीपीटी देगा, बेरियम सल्फेट के साथ पीपीटी देता है, और सिल्वर हमेशा क्लोरीन के साथ पीपीटी की फॉर्मेशन देगा। तो ये हमें क्या दे रहे हैं, यहाँ पे पीपीटी की फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ से। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेसिपिटेशन। जैसे जैसे यहाँ पे देखो CrNH3 6Cl Cl2 प्लस AgNO3, हमें यहाँ से मिलेगा CrNH3 5 आएगा यहाँ पे, 5NO3 प्लस AgCl, दे होगा AgCl। तो इस टाइप से हमें क्या देते जाएंगे, ये पीपीटी की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। ये था फर्स्ट एविडेंस। सेकंड होगा क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट डिपेंड करेगा डिप्रेशन इन, डिपेंड्स ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल होगा T0 माइनस TS। ये T0 क्या है, ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, ये प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और TS होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे T0 की वैल्यू ज़्यादा होगी TS से। अब हम बात करें, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है,
हमें पता कैसे चलेगा कि किस मॉलिक्यूल की फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल THF से। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेल THF होगा, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतनी ही ज़्यादा डेल THF, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे, डेल THF भी इंक्रीज करेगा और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, यानी कि डेल THF होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीजिंग पॉइंट के। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो इसका, CrNH3 6Cl3, CrNH3 5 Cl3 Cl, यहाँ पे Cl2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CrNH3 4 Cl2 Cl, CrNH3 का 3 हो Cl3। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, हमें बताना है ऑर्डर ऑफ डेल THF एंड ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखो, जब हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा उतना ही डेल THF भी ज़्यादा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन में सारे CrNH3 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव, यहाँ से हमें मिलेगा CrNH3 5 Cl2 पॉजिटिव प्लस 2 पॉजिटिव आएगा क्या, 2 Cl नेगेटिव, CrNH3 4 Cl2 प्लस प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ से आएगा CrNH3 3 Cl3, ये होगा 0। अब यहाँ पे देखो, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ कितना है 1 और ये कितने हैं 3, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने 4, 1 और 2 कितने हुए 3, 1 और 1, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 2, और यहाँ पे होगा सिर्फ और सिर्फ 1। नंबर ऑफ पार्टिकल कहाँ पे ज़्यादा, फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा, तो इसकी डेल THF भी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर ऑफ डेल THF होगा हमारे ये, इधर डेल THF तो इंक्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो ये था क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड करेगा चार्ज पर, डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ आयंस। जितने ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज होंगे उतना ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर है? जैसे कि CrNH3 6 3 पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास है CrNH3 5 Cl2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज किधर ज़्यादा है, आयंस का इधर ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि चार्ज इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज। तो ये थे वर्नर थियरी के एविडेंस। तो नेक्स्ट हमारी जो थियरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थियरी। आगे की जो तीनों थियरी होंगी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हम एक टॉपिक हमारे पीछे रह गया, आइसोमेराइजेशन। तो आइसोमेरिज्म हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, वैसे ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ये आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन तो वही रहेगी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइसो यानी कि सेम, मेरिज्म यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमेरिज्म का मतलब होगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये जो आइसोमेरिज्म होंगे मेनली 2 टाइप्स के होंगे यहाँ पे। एक होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म
नेक्स्ट होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ तक तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम डिस्कस करते हैं, जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं वहाँ पे हम आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं। आइसोमेरिज्म यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 2 टाइप्स के होंगे, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होंगे हमारे, फर्स्ट होगा आयनाइजेशन, सेकंड होगा लिंकेज, थर्ड हाइड्रेट, फोर्थ कोऑर्डिनेशन, फिफ्थ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सिक्स्थ होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लीजेंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, और स्टीरियो होंगे 2 टाइप के, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आयनाइजेशन की। फर्स्ट हमारे पास है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा, देखो CrNH3 5ClSO4, सेकेंड है CrNH3 5SO4Cl। सबसे पहले देखो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है क्या। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट इन मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होगी वो डिफरेंट होगा, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग डिफरेंट कैसे, यहाँ पे जो मेटल है उसकी बॉन्डिंग देखो इनके साथ तो है यहाँ पे भी, बट यहाँ पे क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे सल्फेट के साथ बॉन्डिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे सल्फेट बार है, यहाँ पे क्लोरीन बार है, क्लियर है। तो ये दोनों है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग यहाँ पे आयंस के थ्रू डिफरेंट होंगी। आयंस कौन बताता है, बार वाला, काउंटर आयन ये बताता है आयंस। तो इन आयंस के थ्रू इनकी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग जो डिफरेंट होगी वो होगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे हम देखें पीपीटी की बात करें, यदि इसको हम AgNO3 के साथ और BaCl2 के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा Ag2SO4 और इधर हमें मिलेगा BaSO4। BaSO4 वाइट पीपीटी देगा, यहाँ पे हमें कोई पीपीटी नहीं मिलेगी, नो पीपीटी। इसमें हम बात करें वही AgNO3 BaCl2, यहाँ से हमें AgCl पीपीटी मिलेगी वाइट पीपीटी, बट यहाँ से हमें कोई पीपीटी नहीं मिलेगी। तो जो Ag सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ पीपीटी की फॉर्मेशन देगा और जो बेरियम होगी वो सल्फेट के साथ वाइट पीपीटी की फॉर्मेशन देगा। ये था आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि यहाँ पे ये आयंस होंगे, बार वाला है जो चार्ज को बैलेंस करता है, काउंटर आयन। अभी एक बार तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होंगे, एक बार स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे, यानी कि इन दोनों का क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, उसे हम कहेंगे आयनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है लिंकेज। लिंकेज को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड भी कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड कैसे होंगे, देखो NH3 5SCN, दूसरा होगा हमारे पास है CrNH3 5NCS। एम्बीडेंटेड में हमने बताया था कोई ऐसा लिगेंड जहाँ पे डोनर एटम दोनों डिफरेंट हो, जहाँ पे दोनों डोनर एटम डिफरेंट हो, जैसे SCN NCS, सल्फर और नाइट्रोजन है तो एक ही,
बट यहाँ पे डोनर एटम क्या है, डिफरेंट है, एक बार सल्फर है, एक बार नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो वही चेंज है, सिर्फ यहाँ पे हम एम्बीडेंटेड लीजेंड का इसमें यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स में, और इन्हें हम कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे, वो बिल्कुल सेम होंगे, बस यहाँ पे एम्बीडेंटेड लीजेंड का यूज करेंगे, ये वाला क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रेट, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का मतलब होगा वाटर, हाइड्रेट वाटर, वाटर के साथ कैसे, देखो CrH2O H2O होल 6, दूसरा हो सकता है यहाँ पे हमारे पास CrH2O 5Cl Cl2 H2O, ठीक है। वाटर को हम क्या करते जाएंगे, एक एक करके बाहर करते जाएंगे, CrH2O 4Cl2 और यहाँ आएगा H2O Cl2 H2O CrH2O 3Cl3 3H2O, ये होंगे, ठीक है। ये होंगे हमारे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एक होता है कोऑर्डिनेशन, एक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में होगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स आयन होंगे, एक कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा, एक कॉम्प्लेक्स एनायन होगा। अब यहाँ पे जो मेटल होंगी ये हमारे पास है CONH3 6 CrCl6, ठीक है। दूसरा होगा हमारे पास CrNH3 6 COCl6। यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जो कोबाल्ट मेटल थी उसने एमीन के साथ बॉन्डिंग की थी, बट अब क्या करेगा, क्रोमियम एमीन के साथ करेगा। अब यहाँ पे जो लीजन है वो मेटल के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं, जो लीजन होंगे वो मेटल के साथ एक्सचेंज होंगे, उन्हें हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा हमारे पास है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा ब्रिजिंग लीजन में OH NH2 NH3 6 CO NH3 5 Cl और Cr, ये हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट होगा इसी का Cr NH3 6 OH NH2 NH3 का 5 Cl CO। अब यहाँ पे डिफरेंस वही है, देखो बात वही है सेम। क्या हुआ है यहाँ पे मेटल के साथ, यहाँ पे पहले कोबाल्ट के साथ अमीन था, अब यहाँ पे कोबाल्ट के साथ क्या है, क्लोरीन। यहाँ पे क्रोमियम के साथ क्लोरीन था, यहाँ पे क्रोमियम के साथ क्या अमीन, ठीक है। मेटल का एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे भी मेटल के साथ लीजन का एक्सचेंज होगा, बट यहाँ पे ये है ब्रिजिंग वाले लीजन होने चाहिए साथ में, ठीक है, ब्रिजिंग वाले लीजन होने चाहिए। वहाँ पे जो ये लीजन का एक्सचेंज होगा उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट हमारे पास है लीजन आइसोमेरिज्म। लीजन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि लीजन खुद आइसोमेरिज्म की तरह बिहेव शो करेगा। लीजन खुद आइसोमेरिज्म की तरह बिहेव शो करेगा। कैसे करेगा वो देखो, ये एक न्यूट्रल लीजन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। न्यूट्रल लीजन CH3 CH2 CH2 NH2 NH2 जो कि होगा देखो, एक हमने CH2 CH2 NH2 NH2, ये होता है डाई इथाइलिन इथाइलिन डाईअमीन, ये होगा इथाइलिन डाईअमीन। और ये होगा, एक होता हमारे पास है NH2
CH2 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 NH2 या ट्राई मिथाइलिन डाई अमीन, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे TN से। और ये होगा हमारे पास है प्रोपाइलिन डाई अमीन, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे PN से, ठीक है। तो ये जो है दोनों ये होंगे हमारे पास है लीजेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये होंगे लीजेंड आइसोमेरिज्म। लीजेंड खुद यहाँ पे आइसोमेरिज्म की तरह बिहेव शो करेगा। यदि आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट यहाँ पे देखो इनकी पोजीशन डिफरेंट हो गई। जो NH2 हमारा एमीन ग्रुप लगे हुए हैं, इनकी पोजीशन है डिफरेंट हो गई। ये होंगे हमारे लीजेंड आइसोमेरिज्म। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट वहाँ पे एटम टू एटम या फिर हम कहें मेटल टू लीजेंड बॉन्डिंग होगी, वो डिफरेंट होगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट, डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ए लीजेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया टू टाइप के हैं ये, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल होंगे हमारे यहाँ पे, तो उनके हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हम 4 और 6 की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमें टू टाइप की ज्योमेट्री देखने को मिलती है। एक होती है स्क्वायर प्लेनर एंड सेकंड होती है टेट्राहेड्रल। और कोऑर्डिनेशन 6 ये होगी ऑक्टाहेड्रल। क्लियर यहाँ तक सबको? तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर की। तो इस देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पहले हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर पे जाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, सिस और ट्रांस, यही हम देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमें टू टाइप के आइसोमर देखने को मिलेंगे, सिस और ट्रांस। सिस यानी कि यहाँ पे देखो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये देखते हैं कि सेम ग्रुप या सेम एटम सेम साइड प्रेजेंट होंगे तो सिस होगा, ऑपोजिट साइड प्रेजेंट होंगे तो वो, या फिर कहें हाँ ऑपोजिट साइड प्रेजेंट होंगे तो वो ट्रांस होंगे। यहाँ पे हम ये देखेंगे सेम साइड की जगह 90 डिग्री पर सेम ग्रुप या फिर सेम लीजेंड प्रेजेंट है तो वो होगा सिस। 180 पे प्रेजेंट होंगे तो वो होगा ट्रांस, वो होगा ट्रांस। यहाँ पे हम एंगल देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो अभी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होती है कि यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाला ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं सिंपली यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बात करनी है वो सिर्फ इतनी सी बात है कि जब हम ऑप्टिकली एक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं, तो इनमें ये जो हमारे पास है स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, यानी इनमें से किसी भी मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वहां पे वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, वो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री जहां भी प्रेजेंट है वहां पे ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें नहीं मिलेंगे। क्लियर है? और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी क्या है, यदि हमारे पास सिस या ट्रांस, ठीक है, हमें आइसोमर नहीं मिलेंगे तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि नहीं है। और यदि एक भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, इसका मतलब वहां पे हम एक तो काउंट करेंगे, कहेंगे जो मॉलिक्यूल है उसको तो हम काउंट करेंगे ही करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हमें कैलकुलेट करने हैं। स्टीरियो आइसोमर्स वो कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस 2 इंटू ऑप्टिकल आइसोमर, 1/2 इंटू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। क्लियर है? तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर की, स्क्वायर प्लेनर की, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा।
यही होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल लिखें। मान लीजिए यही होता है हमारे पास कंपाउंड Ma4। एम हमारे पास मेटल है, कोई भी मेटल हो सकती है, हम इनको बेस मानेंगे चलेंगे। एम मेटल, ए हमारा होगा लीजेंड कोई भी। चारों लीजेंड यहाँ पे सेम है और लीजेंड हमने यहाँ पे ले रखे हैं मोनोडेंटेड। ए बी सी इस फॉर्मेट में देखेंगे, यानी कि मोनो ए बी इस फॉर्मेट में देखेंगे, वो हो जाएंगे हमारे बाइडेंटेड। तो ये हमारे मोनोडेंटेड। पहले मोनोडेंटेड की बात करें, स्क्वायर प्लेनर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है Ma4, चारों हमारे सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पहले। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे हो जो डिफरेंट हो, तभी वहाँ पे सिस ट्रांस वाली कंडीशन हम देख पाएंगे। तो 2 एलिमेंट तो यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे नहीं है। तो एक तो लिखेंगे ही लिखेंगे हम, जो हमारा मॉलिक्यूल है उसको ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर में यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे, कहीं से भी आप देख लो, ठीक है, तो होंगी 0। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है Ma3b, A अभी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही तो डिफरेंट है, कम से कम 2 होने चाहिए डिफरेंट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा। यदि हम यहाँ से प्लेन पास करवाएंगे तो यहाँ पे प्लेन है। और वैसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होते, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगी। या तो आप ऐसे देख सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे हो, या फिर इधर से देख सकते हैं, इधर से देख सकते हैं, इधर से देख सकते हैं, या फिर सारे के सारे मान लीजिए रीजन हमारे डिफरेंट है तो हम प्लेन ऐसे पास करवा सकते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कट हो जाएंगे और हमारे वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, इसलिए वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है Ma2b2, ये MAAB, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है हमारे पास MAAB और B। तो यहाँ पे देखो A यहाँ पे 90 डिग्री पे है, यहाँ पे A 180 डिग्री पे है। क्या होंगे, ये सिस होंगे, ये ट्रांस होंगे, यानी कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे 0 होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है Ma2bC, MABC। तो यहाँ पे देखो, इनको हम मान के चलेंगे दोनों किधर हैं, सेम साइड प्रेजेंट है, या फिर हम कहें 90 डिग्री पे है, और ये अब कितने हैं 180 पे प्रेजेंट है। तो ये सिस होगा, ये ट्रांस होगा। GI यहाँ पे है 2, ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे 0 होगा। कहीं से आप प्लेन पास करवाई दे लो, प्लेन पास हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास है MABCD, चारों ही लीजेंड हमारे पास डिफरेंट होंगे, ABCD, ठीक है। यहाँ पे हम किसी, देखो ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे नहीं होगा, 0 होगा। कैसे, ऐसे हम प्लेन पास करवाएंगे, ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगी, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे 0 होगा। हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर की, किसी एक को हम कांस्टेंट मान लेंगे। अब उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी देखेंगे सिस ट्रांस है या नहीं। हमने C को कांस्टेंट मान लिया। अब एक बार तो हमने C के साइड में लगाया A, ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे C कांस्टेंट है, B लगाया यहाँ पे A। नेक्स्ट हमारे पास होगा C, वही कांस्टेंट। अब हमारे पास यहाँ पे है DAB, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आइसोमर होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर है यहाँ तक सबको। तो ये हमने बात की है पहले स्क्वायर प्लेनर की, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, और मोनोडेंटेड लीजेंड हमने लिए हैं। अब हम लेंगे बाइडेंटेड लीजेंड स्क्वायर प्लेनर में ही, MAA और ट्वाइस। तो ये होगा MAA, यानी कि हमने ले लिया यहाँ पे इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है, क्योंकि इथाइलिन डाइअमीन होगा वो सिमेट्रिकल लीजेंड होगा। सिमेट्रिकल लीजेंड कैसे होगा, जैसे CH2 NH2 और NH2, ये क्या होगा, सिमेट्रिकल लीजेंड होगा। क्लियर है। और हम बात करें ग्लाइसिनेटो की, वो हमारा होता है एसिमेट्रिकल।
एसिमेट्रिकल लीजन है, ये होगा हमारा सिमेट्रिकल लीजन ए, इससे रिप्रेजेंट करें ए को हम सिमेट्रिक लीजन से। सिमेट्रिक लीजन में हम लेंगे इथाइलिन डायमीन को, हम स्क्वायर प्लेनर की बात करें हैं, ये हमने रख दिया यहाँ पे EN, ठीक है। तो क्या इसे हम ट्रांस पे रख सकते हैं, ये हमने सिस पोजीशन पे रखे हैं इस टाइप से, क्या हम इसे हम ट्रांस पे रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा 1 ही लिखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे 0 होगा। अब हम लेंगे बाइडेंटेट एसिमेट्रिक का AB और ट्वाइस ग्लाइसनेटो लेंगे, ग्लाइसनेटो लेंगे तो M NH2 CH2 C डबल बॉन्डेड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव इधर, NH2 CH2 C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन O नेगेटिव यहाँ पे, एक ये होगा। दूसरा हमारे पास हो सकता है ये M NH2 CH2 C O नेगेटिव, अब की बार यहाँ से O के साथ C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH2 NH2, ठीक है। NH2 और NH2 क्या है, एक दूसरे के 180 डिग्री पे है, तो ये ट्रांस होगा, यहाँ पे सिस होगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो 2 होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे भी कितना होगा 0 होगा, क्योंकि ऐसे हम यहाँ से प्लेन पास करवा देंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे। तो स्क्वायर प्लेनर हमारा कंप्लीट। अब हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मोनोडेंटेड लीजन लेंगे, देखो MA4 MA यही होगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कम से कम 2 लीजन तो ऐसे होने चाहिए जो डिफरेंट हो, कम से कम 2 तो डिफरेंट हो। तो यहाँ पे सारे के सारे सेम है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर 1, ऑप्टिकल आइसोमर 0 हो जाएगा। प्लेन पास करवाएंगे, यहाँ से हम कहीं से भी हम प्लेन पास करवाएंगे, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। MABCD यदि हम चारों डिफरेंट ले लें, देखो हमने क्या कहा था, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और स्क्वायर प्लेनर हो तो वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बट टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे। जब चारों डिफरेंट होंगे, मान लीजिए हम बात करें MA2B2 की, तो MAABB प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ठीक है। MA2BC MAABC, ठीक है। यदि हम इसको प्लेन पास करवाएंगे, ठीक है, एक हमारा अबोव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा, इनको हम ऐसे कट कर देंगे तो साइड में हमारे दोनों सेम लीजन रह जाएंगे ए और ए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो सिर्फ और सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे, जब चारों ही लीजन हमारे डिफरेंट होंगे तब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, कहीं से भी आप पास करवा के देख लो। और इसको हम ऐसे भी कट नहीं कर सकते क्योंकि एक अबोव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। यदि सारे सेम प्लेन में होते तो हम ऐसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा सकते थे, बट यहाँ पे चारों एक ही प्लेन में प्रेजेंट नहीं है, एक अबोव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, 2 हमारे ऑन द प्लेन पे है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा। अब ये हमारा यदि डी है तो इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा L, तो ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे 2। क्लियर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे टेट्राहेड्रल में नहीं होंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे स्क्वायर प्लेनर में नहीं होंगे। क्लियर यहाँ तक सबको। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, और 6 का हमने बताया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। सबसे पहले हम मोनोडेंटेट की बात करेंगे, मोनोडेंटेट लीजन लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है MA6, यानी कि सारे के सारे लीजन हमारे सेम है, सारे के सारे सेम है, यही स्ट्रक्चर होगी A सारे के सारे सेम है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए तो कम से कम 2 लीजन ऐसे होने चाहिए जो डिफरेंट हो, यहाँ पे तो सारे के सारे सिमिलर हैं, तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे नहीं होगी, ऑप्टिकल आइसोमर भी यहाँ पे नहीं होंगे, सारे सेम है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट हम बात करें MA5B,
M A 5 और B, ये है। तो यहाँ पे है B, कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमर भी नहीं होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ से हम यदि प्लेन पास करवाएंगे तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकल आइसोमर भी यहाँ नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है MA4B2, MA, ये है तो हमने A लगा दिए चारों। दूसरे लीजन हमारा B है, ये होगा B, ठीक है। इसका सेकंड बन सकता है MBB, A और A। यहाँ पे देखो B को दोनों 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, और इधर B हमारे होंगे 180 डिग्री पे, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये ट्रांस हो जाएगा, ये सिस हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे 2, बट ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे भी 0 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यदि हम यहाँ से प्लेन पास करवाएंगे तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज दिखेंगे, तो एक दूसरे के सिमिलर होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट हम बात करें MA4BC, A3B3 ले ले पहले। MA3B3, 1 2 3 4 5 6, A और A, B और B, ये हमने रख दी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है A और A, B और B। यहाँ पे देखो B और B तीनों हमारे क्या पे हैं, या तो जो सेम लीजन होंगे वो 90 डिग्री पे हो, तीनों की तीनों कहाँ पे हो, 90 पे। तो ये जो B है ये तीनों की तीनों 90 डिग्री पे हैं, एक दूसरे के 90 पे है, ये इसके 90 है, ये इसके भी 90 है, ये इसके 90 है, ये इसके 90, मतलब सारे एक दूसरे के 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, ठीक है। 90 डिग्री पे प्रेजेंट है तो ये होंगे फेशियल, ठीक है। और अब हम बात करें, यदि आप ये याद ना रखें 90 डिग्री पे है, तो देखो ये हमारा क्या बन रहा है, एंगुलर प्लेन, ठीक है। और एंगुलर प्लेन पे हमारे क्या है, तीनों ही सेम रीजन है, सेम रीजन है, तो भी से क्या कहेंगे, फेशियल आइसोमेरिज्म। और ये हमारे डिफरेंट पोजीशन पे होंगे, ए और ए, ये होंगे मेरिडियनल, ठीक है, मेरिडियनल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुई 2। और फेक और मर के लिए, फेक और मर आइसोमर के लिए क्या होंगे, यहाँ पे कम से कम हमारे पास 3 लीजेंड ऐसे होने चाहिए जो सेम हो, ठीक है। तो ये हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे 2 हो जाएंगे। अब बात करें ऑप्टिकल आइसोमर की, ऑप्टिकल आइसोमर की यहाँ पे हम बात करेंगे तो देखो, यदि यहाँ से हम प्लेन पास करवाएंगे ऐसे, इसमें देखो यदि हम यहाँ से प्लेन पास करवा देंगे तो क्या यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है, बिल्कुल सिमेट्री है, यहाँ पे प्लेन और सिमेट्री प्रेजेंट होंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है MA2B2C2, M है A B C और C, ये हमारे पास है। नेक्स्ट इससे बन सकता है A B और C और C, ठीक है, यहाँ तक सबको। M A B C C, अब देखो यहाँ पे ये A और A, अच्छा ये तो सेम ही लिख दिए है ना, A B और C यहाँ पे देखो C और C, A और A और B सारे के सारे कहाँ पे हैं, 90 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पे A और A
बी और बी सारे के सारे किस पे हैं, 180 डिग्री पे। यहाँ पे ए और ए 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है, बट बी और बी किस पे है, 180 डिग्री पे। इसके और भी बन सकते हैं। अब हम ए और ए को तो 180 पे कर दे, बी और सी को हम 90 पे कर दे। अब हम सी को तो 180 पे कर दे और ए और बी को हम 90 पे कर दे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे पास आई 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी की हम बात करें तो क्या यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी, बिल्कुल देखने को मिलेगी। इस वाले स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, जब सारे के सारे लीजन 90 डिग्री पे होंगे तो वहाँ से आप कहीं से भी प्लेन पास करवा लो, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगी, तो इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। तो ये हमारे पास डी है, तो दूसरी बनेगी एल। ऑप्टिकल एक्टिविटी कितने होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर 2 होंगे। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट ये तो हमने बात की थी मोनोडेंटेट की, अब हम बात करें बाईडेंटेट, MAA होल थ्राइस। ये हमने सिमेट्रिक लीजेंड लिया है, उसमें हमने लिया है इथाइलिन डायमीन का 1 2 3 4 5 6। एक बार तो हमने इसको लगा दिया EN को 90 डिग्री पे। क्या इसके अलावा और भी लग सकते हैं, 180 पे लगा सकते हैं क्या हम EN को, 180 पे हम नहीं लगा सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ हम 90 पे ही लगा सकते हैं। 90 पे हमने इसको लगा दिया, तो क्या हम इसके प्लेन पास करेंगे, तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसके हमें 2 ऑप्टिकल आइसोमर देखने को मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे होंगे नहीं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि 180 पे से हम नहीं लगा सकते। नेक्स्ट हम बात करें MAA2 और AB। एक सिमेट्रिक लीजेंड है, एक एसिमेट्रिक लीजेंड है। तब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये हमने EN ले लिया और ये हमने ग्लाइसनेटो ले लिया। ये हमने EN को एक बार लगा दिया 90 पे और ये हमने लगा इधर ग्लाइसनेटो। क्लियर यहाँ पे सबको। यहाँ पे ग्लाइसनेटो क्या होता है, एक तो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, यही होती है। एक बार हम ऑक्सीजन को ऊपर लगा देंगे, नाइट्रोजन को नीचे लगा देंगे, ऑक्सीजन ऊपर नाइट्रोजन नीचे, इधर ये होगा हमारा AN। क्लियर है। तो यहाँ पे 1 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितनी हुई, 2। ऑप्टिकल आइसोमर भी यहाँ पे कितने होंगी, 2 होंगे। क्लियर है। तो ये होंगे हमारा, एक बार आप ये ले लेना AB, यानी कि तीनों की तीनों आप लीजेंड ले लेना डिफरेंट एसिमेट्रिक लीजेंड वाले। तो आप एक एक करके जो बाकी के रह गए आप खुद से कैलकुलेट करके देख लेना आंसर क्या आएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो हमारी देखो थियरी में तो हमने एक थियरी आज अब कंप्लीट कर लिया, वर्नर थियरी। जो आगे की थियरी है VBT, CFT एंड MOT, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।